सो डियर, उम्मीद करता हूँ कि इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपने अपने एंड से ज़रूर सॉल्व करके देखे होंगे। तो अब चलते हैं इन सभी क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस के ऊपर। तो डायरेक्शंस तो वही रहेंगी, ओनली वन इज स्ट्रॉन्ग, सेकेंड इज स्ट्रॉन्ग, आइदर और, बहुत ही रेयर केसेस, बनता ही नहीं है, एक तरह से ये लगा लो। नाइदर नोर जब दोनों ही वीक हों, बोथ वन एंड टू आर स्ट्रॉन्ग जब दोनों के दोनों तर्क ठोस हों। तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला क्वेश्चन गिवन है, कहता है शुड पब्लिक ड्रिंकिंग बी बैंड। कहता है जो भी सार्वजनिक स्थानों पर लोग जो हैं ड्रिंक वगैरह करते हैं, बूज करते हैं, शराब वगैरह पीते हैं, क्या उन सभी पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। फिर से अपने व्यूज नहीं रखने हैं। तो पहले पर्सन के कैंडिडेट के व्यू क्या है, यस, प्रतिबंध लगा देना चाहिए ऐसे पर्सन्स के ऊपर। क्या सार्वजनिक शराब पीने से मतलब बाहर में खुले में नहीं पियो। अल्कोहल इज अ कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर इन द 40% ऑफ द वायलेंट क्राइम। कहता हाँ 40% हिंसक अपराध में शराब एक योगदान कारक है। बिल्कुल है। अब जैसे कह लो कि काफ़ी लोग जैसे जो हैं वो ड्रिंक करने के बाद आपे में नहीं रहते हैं, वो कुछ ना कुछ कर ही देते हैं। जैसे ड्रिंक एंड ड्राइव ही कर लो, देख लो, ठीक है। शराब पी ली मतलब वो किसी भी तरह से रैश ड्राइविंग करते हैं, ठीक है, या उनके कंट्रोल में ही नहीं रहती है गाड़ी, इंसिडेंट हो जाते हैं। ओके, कई तो ड्रिंक करके घर के अंदर कलेश का कारण बने हुए हैं, लड़ाई झगड़े वगैरह करते हैं, ठीक है। तो जितने भी क्राइम्स होते हैं उसमें से 40% जो है इनमें सभी का रोल है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, ऐसी सिचुएशंस पे बैन लगा दो, खुले में मत पियो। नो, नहीं लगाना चाहिए बैन। वन ऑफ द चार्म्स ऑफ द रिमेनिंग आउट लेट एट नाइट विल बी ओवर। कहता नहीं, देर रात बाहर रहने के आकर्षण में से एक खत्म हो जाएगा। मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लेट नाइट आउटिंग वगैरह कर रहे हो तो उसमें ड्रिंक करना ही एक तरीका रहता है कि हाँ इंजॉय करने का। अब ज़रूरी थोड़ा कि उनमें से अगर आप ड्रिंकिंग बंद कर देंगे तो रात को घूमने फिरने का जो चार्म है, एक वे है इंजॉय करने का, वो ख़त्म हो जाएगा। ऐसा थोड़ा है, बिना ड्रिंक के भी आप घूम फिर सकते हो, इंजॉय कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका दूसरा वैलिड नहीं है बिल्कुल भी तर्क, इसलिए आंसर रहेगा ओनली वन इज स्ट्रॉन्ग। शुड आ गवर्नमेंट एम्प्लॉय बी गिवन स्टडी लीव। क्या किसी सरकारी कर्मचारी को अध्ययन अवकाश दिया जाना चाहिए। मतलब सपोज कोई सरकारी कर्मचारी है, आगे फर्दर स्टडीज को कंटिन्यू करना चाहता है। सपोज कोई ग्रुप सी की पोस्ट पे है, वो क्या चाहता है कि मैं ग्रुप बी के लिए तैयारी करूं, ग्रुप ए, ग्रेड ए के लिए, ग्रेड बी के लिए तैयारी करूं, ओके, हायर एजुकेशन करना चाहता है, तो उसके लिए उसको लीव मिलनी चाहिए, स्टडी लीव मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। तो पहला कहता है हाँ जी, यस, मिलनी चाहिए। Every person has the fundamental right to get education and it is the duty of the government to cooperate with its employees in the attaining of their goals। बिल्कुल सही है। कहता अगर हम हर प्रत्येक व्यक्ति की बात करें देश के अंदर, उसे शिक्षा पाने का एक मौलिक अधिकार है और यह सरकार का कर्तव्य भी है कि अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में अपने कर्मचारियों के साथ सहयोग भी करे। ये जेन्युइन पॉइंट है। हर पर्सन का राइट है ना, राइट टू एजुकेशन है ना, हर पर्सन का राइट है शिक्षा प्राप्त करने का। अगर कोई तरक्की करना भी चाहती है उसमें सरकार को उसका साथ बिल्कुल देना चाहिए। अगर वो तरक्की करेगा भी सही तो सरकार के लिए ही काम करेगा फिर से पढ़ाई। ओके, तो चलिए अगला पॉइंट क्या कहता है, नहीं देनी चाहिए ऐसी लीव। दिस विल गिव द एम्प्लॉय अ प्रिटेक्स्ट टू गेट रिलीफ फ्रॉम द बर्डन ऑफ वर्क। कहता नहीं, इससे कर्मचारी को काम करने के बोझ से राहत पाने का बहाना मिल जाएगा। बिल्कुल जेन्युइन पॉइंट है, ये भी नहीं करना चाहिए। अब कई क्या करते हैं कि अगर उन्हें लगेगा कि हाँ स्टडी लीव एजुकेशन मिल रही है तो मैं भी बहाना मार देता हूँ, स्टडी लीव एजुकेशन दे देता हूँ, काम नहीं करना पड़ेगा, नकली से डॉक्यूमेंट्स दिखा देंगे बनवा के कुछ ना कुछ, ठीक है। कौन सा जहाँ आप पढ़ रहे हो सरकार वहाँ पर आपकी इंस्पेक्शन करने के लिए आने वाली है, तो इसका गलत फायदा उठा सकते हैं लोग। ओके, इसलिए आपका सेकेंड वाला भी जेन्युइन है पॉइंट। आंसर क्या रहेगा, बोथ 1 and 2 आर स्ट्रॉन्ग। Is the recent hike of about 50% in the fees and transport charges by schools in cities justified? कहता हाल ही में शहरों में स्कूलों द्वारा फीस और परिवहन शुल्क में लगभग 50% की बढ़ोतरी उचित है। कि उन्होंने क्या किया है, अपनी फीस और चार्जेस में क्या किया है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस में 1000 के बदले 1500 फीस लेने लग गया। लेट अस सपोज 50% का हाइक किया कि ये स्कूल द्वारा उठाया गया स्टेप जो है वो उचित है या नहीं है, इसके बारे में बात की जा रही है। कहता है यस, उचित है, जस्टिफाइड है। वी हैव एंटर्ड द एरा ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंक्लूजन ऑफ IT एज अ सब्जेक्ट हैज पुट अ बर्डन ऑफ
ह्यूज अमाउंट ऑन स्कूल्स ड्यू टू द एक्सपेंशन इन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। बिल्कुल सही बात है। कहता है जैसे ही हम जो है, अगर हम हाल ही के सिनेरियो की बात करें, हम एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में जो है वो एंटर कर चुके हैं। अब आपने भी देखा होगा कोविड के टाइम पे ऑफलाइन स्कूलिंग तो बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, सारे का सारा काम क्या चल रहा था, ऑनलाइन के माध्यम से ही चल रहा था। तो ऐसी सिचुएशन जो है वैसे एक तरह की काफ़ी ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम थी। काफ़ी स्कूल्स वगैरह के जितने भी टीचर्स हैं, अगर मैं गवर्नमेंट स्कूल्स की ही बात करूं तो उसमें क्या है, स्पेसिफिक स्कूल्स को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, सिचुएशन बता रहा हूँ। तो काफ़ी सालों से जो टीचर्स की अगर मैं बात करूं, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें काफ़ी टीचर्स ऐसे हैं जो अवेयर नहीं हैं इन चीज़ों को लेके, गैजेट्स वगैरह को चलाने को लेके, कि ऑनलाइन क्लासेस किस तरह से ली जाती हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ा, अब जैसे ही कोविड टाइम ख़त्म हुआ था, वहाँ सरकार को क्या ध्यान में आया, स्कूल वालों को क्या ध्यान में आया कि कल को ऐसी प्रॉब्लम्स जो हैं ना फेस करनी पड़े दोबारा, तो पहले ही टीचर्स को ट्रेंड करो। अब उनको क्या है, अब बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें वो भी सही है। अब उनको भी कौन सा आती हैं सारी चीज़ें करनी, गूगल मीट वगैरह जो क्लासेस वगैरह लगती थी, उनको कैसे पता चलता भी हाँ कैसे प्ले होती हैं, उनके लिए भी परेशानी है, फिर पेरेंट्स के लिए भी परेशानी है। तो दोनों चीज़ों को अगर पैरेलली देखा जाए, टीचर्स और स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम आईटी में एंटर कर चुके हैं, इस एरा में एंटर कर चुके हैं, आईटी का युग है, तो आईटी से रिलेटेड जो है वो सब्जेक्ट भी इंक्लूड होगा। अब ये तो नहीं है कि सिर्फ सब्जेक्ट इंक्लूड कर दिया, फिर आईटी से रिलेटेड बच्चों को अवेयर भी करवाना है, कंप्यूटर नॉलेज भी उनको प्रॉपरली देनी है, तो उसके लिए इक्विपमेंट्स वगैरह की भी ज़रूरत पड़ेगी, सिस्टम्स वगैरह की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो काफ़ी ज़्यादा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी आता है। तो इसलिए बिल्कुल सही है, जस्टिफाइड है अगर 50% उन्होंने हाइक कर भी दिया, बच्चों की भलाई के लिए अगर उन्होंने स्टेप उठाए होंगे, अगर स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जेन्युइन पॉइंट है। अब दूसरा क्या कहता है, नहीं, जस्टिफाइड नहीं है। दिस विल सडनली इंक्रीज द बर्डन ऑफ पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। कहता नहीं, इससे क्या होगा, छात्रों के जितने भी अभिभावक हैं उन पर अचानक बोझ पड़ेगा। अब कई ऐसे भी हैं जो इतना ज़्यादा हाइक अगर उन्होंने दे दिया, एक तो वो क्या है मजबूरी में है, कुछ एक पेरेंट्स ऐसे हैं जो खुद तो नहीं पढ़ रखे, बेचारे मेहनत मजदूरी करते हैं, वो कहते हैं कि अगर हम नहीं शिक्षा प्राप्त कर सके, अच्छी एजुकेशन नहीं ले सके, तो एटलीस्ट हमारे बच्चे तो ले ही सकें। आप काफ़ी सारे सिचुएशन देख रहे होंगे, आप खुद पे भी अप्लाई करके देखो, ठीक है, पेरेंट्स कितना सपोर्ट कर रहे हैं आपको। तो उनके लिए तो एक तरह का बर्डन हो गया ना। अगर जिस बच्चे की फीस 3,000 रुपये महीना है किसी स्कूल की, प्राइवेट स्कूल की अगर बात करें, और बहुत ज़्यादा होती है, अगर सडनली 50% बढ़ा दिया और उस आदमी के 3 बच्चे जो हैं उसी स्कूल में जा रहे हैं, तो उसके लिए तो मंथली जो है खर्चा चलाना और भी ज़्यादा टफ हो गया, तो उसके लिए बोझ बढ़ा ना इस चीज़ को लेके। तो लोगों के बच्चों के पेरेंट्स के बारे में सोचा जाए तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही है। यहां पर भी आंसर करेगा, बोथ द आर्ग्यूमेंट्स आर स्ट्रॉन्ग। ठीक है जी, नेक्स्ट, शुड ऑल द फॉरेन बैंक्स इमीडिएटली बी आस्क्ड टू क्लोज डाउन देयर ऑपरेशंस इन इंडिया। कहता है क्या सभी विदेशी बैंकों को तुरंत भारत में अपने परिचालन को बंद करने के लिए कहा जाना चाहिए कि आप अपनी फंक्शनिंग बंद कर दो, फॉरेन बैंक्स को बोलना चाहिए और यहां से चले जाओ जिस भी देश से बिलोंग करते हो आपको। कहता नहीं, बैन नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। दिस विल हैव एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। बहुत बढ़िया बात है, बिल्कुल जेन्युइन पॉइंट बोला जा रहा है। कहता है इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि लोग जो हैं अब बहुत ही कम जो है घर के अंदर अपना जो है वो कैश रिजर्व करके रखते हैं। वो किसके ऊपर डिपेंड या भरोसा करते हैं, ट्रस्ट बैंक्स के ऊपर। हर बैंक जो है अपने मामले में कहीं ना कहीं जो वो एक्सपर्टीज भी हैं उसकी। तो काफ़ी लोगों के जो बैंक्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक ही बैंक के अंदर वो अपना अकाउंट ओपन करके बैठे हैं, काफ़ी बैंक्स में भी करके बैठे हैं। अगर हम इमीडिएटली उनको ऑर्डर्स दे देती है सरकार कि हाँ अपने फंक्शंस जो हैं यहाँ से इमीडिएटली बंद कर दो, तो इंडियन इकोनॉमी के ऊपर इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। कहीं वो सारे का सारा पैसा उठा के चले गए तो भरपाई किसको करनी पड़ेगी? इंडियन इकोनॉमी को ही करनी पड़ेगी, इंडिया को ही करनी पड़ेगी, क्योंकि जितने भी फॉरेन बैंक्स हैं वो खुद से तो आए नहीं है, भारत की परमिशन लेके ही आए हैं ना कि हाँ आपके बैंक में देश में आके बैंक ओपन करना चाहते हैं, तो इंडिया ने ही उसको परमिशन दी है ना। कल को वो चला जाता है तो इंडिया को सारी की सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, फिर इकोनॉमी के ऊपर काफ़ी डाउनफॉल हो सकता है। दूसरा कहता है यस, उनको बाहर भेज, फंक्शनिंग उनकी बंद कर देनी चाहिए इमीडिएटली। दिस इज द ओनली वे टू मेक द इंडियन बैंक सर्वाइव एंड प्रोस्पर। मतलब कहने का मतलब है यही एक सिर्फ तरीका है कि जो इंडियन बैंक जो है वो सर्वाइव कर सके, ठीक है, और समृद्ध भी बन सके। मतलब कि
तरक्की जो है वो फॉरेन बैंक से कर रहे हैं, इंडियन बैंक तो कर ही नहीं रहे। और दिस इज द ओनली वे, इकलौता सिर्फ यही एक तरीका है, आप सर्विसेज प्रोवाइड करो, क्यों कोई फॉरेन बैंक्स में जाएगा, आप अपनी सर्विसेज को ठीक कर लो। तो यहां पर आंसर क्या रहेगा, ओनली वन इज स्ट्रॉन्ग। शुड अ डॉक्टर बी इम्प्लीकेटेड इफ एनी पेशेंट ट्रीटेड बाय हिम हर डाइज, कहता क्या एक डॉक्टर को फंसाया जाना चाहिए अगर उसके द्वारा किसी भी मरीज का इलाज किया जाता है। मतलब कि कुछ एक डॉक्टर्स लापरवाह होते हैं, मैं सभी को नहीं टारगेट कर रहा हूं, एक्सेप्शंस आर देयर, कि कुछ डॉक्टर्स जो लापरवाह होते हैं, आपने न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा सुना होगा, सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म ऐसा बन चुका है, मतलब क्या क्या सिचुएशंस देखने को मिल रही हैं दुनिया भर के अंदर, ये आप भी इस चीज़ को फील करते हो कि सपोज़ कोई पर्सन ने अपनी सर्जरी करवाई, ऑपरेशन वगैरह कराया, तो देखा कि जो सर्जन था उसका टूल जो है उसके पेट में ही रह गया। ओके, तो कोई टूल था, मतलब जितने भी रिपेयरिंग के टूल्स होते हैं ना, वो एक ऐसा टूल था सॉर्ट ऑफ जो उसके पेट में ही रह गया था। तो दिक्कत तो किसको होगी, पेशेंट को होगी। ठीक है, अगर पेशेंट मर भी जाता है तो इसके लिए सारे का सारा इल्जाम डॉक्टर पे लगाना चाहिए, उसको फंसाया जाना चाहिए, नहीं फंसाया जाना चाहिए, इस चीज को लेके कहता है यस बिल्कुल करना चाहिए। द मूव विल रिड्यूस द नंबर ऑफ डेथ कैजुअलिटीज कोज्ड बाय द लैक्सिटी ऑफ डॉक्टर्स, कहता हाँ इस कदम से क्या होगा, डॉक्टर की शिथिलता के कारण होने वाली मौतों की संख्या में कमी आएगी। बिल्कुल जेन्युइन पॉइंट है। अगर जो केयरलेस पर्सन है, को डॉक्टर्स हैं, अब किसी को है कोई चीज़ नहीं करनी आती है, बट वो कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट करने लगा हुआ है वो डॉक्टर, तो कहीं ना कहीं वो क्या है, उस मरीज की जिंदगी के साथ खेल रहा है। वो बेचारा मरीज भी क्या है, ब्लाइंड फेथ करता है डॉक्टर के ऊपर। अगर किसी को तकलीफ है, कोई बीमार है, कुछ भी है, डॉक्टर ही एक जरिया रह जाता है ना, भी हाँ मुझे बस ठीक कर दो। अगर डॉक्टर ही सामने से लापरवाह निकले तो उसकी तो जान जोखिम में जाएगी ना। तो जितने भी लापरवाह डॉक्टर हैं उनके द्वारा की गई जितनी भी ऐसी कैजुअलिटीज हैं उससे बचा जा सकता है। बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। ठीक है, अगर किसी एक डॉक्टर के को अगर ऐसे इंसिडेंट आ भी जाता है तो बाकी तो सतर्क रहेंगे ना कि नहीं भाई हम उल्टे काम नहीं करेंगे, कहीं कल को हम ना फंस जाए। हम अपने एंड से सही चीज़ कर रहे होंगे बट फंस तो हमें भी सकते हैं। तो कहता नहीं, दूसरे में कहता नहीं, उनको नहीं फंसाया जाना चाहिए। द मूव विल पुट द डॉक्टर इन ट्रेपिडेशन एंड ही और शी विल नॉट बी एबल टू प्रोवाइड हिज अटमोस्ट सर्विसेज, कहता नहीं इस कदम से डॉक्टर को परेशानी होगी और वह अपनी पूरी सेवाएं नहीं दे पाएगा। ऑब्वियसली बात है, मैंने अभी बताया, अगर किसी एक डॉक्टर के साथ ऐसा इंसिडेंट हो भी जाता है तो बाकी के जो डॉक्टर्स हैं ना वो डर डर के काम करेंगे कि भाई हमारे से गलती ना हो जाए। क्लियर? तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, वो डरेंगे अंदर से, अपनी पूरी की पूरी प्रॉपर सर्विसेज वो प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मेंटली भी अपसेट रहेंगे ना, कहीं सारा इल्जाम मेरे ऊपर ना आ जाए। अपने एंड से वो सही करेंगे। अब पेशेंट की प्रॉब्लम ही इतनी है, सपोज उसने कोई ट्रीटमेंट उसका कर भी दिया, बाय चांस फिर से उसको दिक्कत हो जाती है, बाय चांस ऐसी कैजुअलिटी हो जाती है कि उसकी मौत हो जाए, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि सारी की सारी गलती डॉक्टर की होगी। ओके, तो पॉइंट देखा जाए ये भी वैलिड है। तो यहां पर आंसर रहेगा बोथ द आर्ग्यूमेंट्स आर स्ट्रॉन्ग, दोनों तर्क ठोस हैं। शुड नॉन वेजिटेरियन फूड बी टोटली बैंड इन अवर कंट्री, क्या हमारे देश में मांसाहारी भोजन पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, जो भी चिकन मटन का सेवन करते हैं? यस, कर दो बंद, बैन लगा दो। इट इज एक्सपेंसिव एंड देयरफॉर इट इज बियॉन्ड द मीन्स ऑफ मोस्ट पीपल इन अवर कंट्री। बिल्कुल गलत है, कहता नहीं, हाँ बैन लगा देना चाहिए और महंगा भी है और इसलिए हमारे देश में अधिकांश लोगों के माध्यम से परे है, ज़रूरी नहीं है। अब अगर मैं सपोज कहता हूँ कोई पर्सन जो है वो वेजिटेरियन है, घर में है 5 मेंबर, पनीर लेके आता है। अब पनीर का कॉस्ट देखो कितना है, पनीर तो 400 रुपये के किलो बिकता है मार्केट में। नॉर्मली भी अगर जाओगे कोई भी डेयरी प्रोडक्ट लेने जाओगे, डेयरी की शॉप पे जाओगे, पनीर लेने जाओगे, तो वो भी कहीं ना कहीं 350-400 ऐसे ही है ना मेरे ख्याल से रेंज में पर केजी। और चिकन मिल रहा है उसको सिर्फ कितना, 150-200 रुपये किलो। तो सस्ता क्या पड़ा, चिकन पड़ा या पनीर पड़ा? तो क्या करेगा वो, चिकन ही लेगा, ऑब्वियस ही बात है। तो एक्सपेंसिव क्या हुआ फिर, है ना? तो कहता है ये एक्सपेंसिव है और लोगों की पहुंच से बाहर है, इसलिए बैन लगा दो। और जिसने खाना है वो थोड़ा देखेगा पैसा, उसने तो खाना ही खाना है। ठीक है, दूसरा, नो, नहीं बैन नहीं करना चाहिए। नथिंग शुड बी बैंड इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक अवर्स, कहता नहीं हमारे जैसे लोकतांत्रिक देश में कुछ भी प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए। कल को तो आप ऐसा केस लेके आ जाओ जो बिल्कुल
टोटली लॉ के अगेंस्ट हो, फिर आप कहोगे जी नहीं ये तो लोकतंत्र है हमारा, इस पे बैन नहीं लगाना चाहिए। नाजायज़ फ़ायदा भी उठाएंगे ना फिर लोग इस चीज़ का, तो ये भी आपका वैलिड नहीं है। इसलिए आंसर यहाँ पर रहेगा नाइदर नोर, बोथ आर वीक आर्ग्यूमेंट, दोनों ही तर्क मजबूत नहीं है, ठोस नहीं है। शुड बैंक्स बी अलाउड टू ओपन एटीएम्स इन स्कूल परमिसेस एंड इशू डेबिट कार्ड्स टू स्कूल चिल्ड्रन? कहता क्या बैंकों को स्कूल परिसर में एटीएम खोलने और स्कूली बच्चों को डेबिट कार्ड जारी करने की अनुमति दी जानी चाहिए? तो पहला क्या कहता है, हाँ अलाउ कर देना चाहिए बच्चों को। दिस इज द ओनली वे टू मीट द इमरजेंसी नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन रिगार्डिंग मनी। कहता हाँ अगर यह पैसे के संबंध में बच्चों की आपातकालीन जरूरतों को पूरा करने का एकमात्र तरीका है। मतलब अगर बाय चांस बच्चे को स्कूल के अंदर या स्कूल प्रेमिसेस के अंदर कोई मजबूरी आती भी है, प्रॉब्लम फेस करने को पड़ती है पैसों को लेके, तो सिर्फ यही एकमात्र तरीका है कि आप स्कूल में एटीएम वगैरह खोल दो और बच्चों को डेबिट कार्ड प्रोवाइड कर दो। इकलौता ये एक तरीका है अगर उनको कोई इमरजेंसी पड़ती है कि हाँ डेबिट कार्ड होता, अगर बैंक में पैसे ही ना हो फिर क्या करेगा उस डेबिट कार्ड का। इकलौता ये एक तरीका नहीं है ना, आप कोई ना कोई स्कूल या में टीचर के साथ कांटेक्ट करके उनकी हेल्प भी करवा सकते हो, तो कहीं ना कहीं चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। बट इकलौता यही एक तरीका तो नहीं है ना कि उनको एटीएम ही प्रोवाइड कर दो। दिस इज नॉट अ ओनली वे। ओके, नो कहता नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए लागू। द मूव में डिस्करेज सेविंग्स एंड द चिल्ड्रन में मिस यूज द मनी। बिल्कुल ठीक है, नहीं कहता यह कदम बचत को हतोत्साहित कर सकता है और बच्चे पैसे का दुरुपयोग कर सकते हैं। बच्चे हैं, उनको सही गलत की परख नहीं है, सपोज स्कूल लेवल पे इतना मैच्योरिटी लेवल उनका नहीं है कि कौन सी चीज़ उनके लिए ठीक है कौन सी नहीं है। वो बहकावे में आके मतलब शो ऑफ करने को लेके कुछ नाजायज़ ही खर्चे कर सकता है ना, फिर उसके हाथ में तो डेबिट कार्ड है। सीन भी देखा होगा, गेम खेली या 16 लाख रुपए उड़ा दिए बेचारे। ठीक है, अब नाम क्यों ली मैं उस गेम का, दीवाने भी बहुत है। ओके, तो ये बिल्कुल ठीक है। कहता नहीं, उनको अलाउ नहीं करना चाहिए, इससे क्या होगा बच्चों के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा इस चीज़ का। बंक मार के चले जाएंगे, चल यार मूवी देखने चलते हैं, पैसा बहुत है अपने पास। ओनली सेकेंड इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, शुड देयर बी अ कैप ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ कंटेस्टेंट्स फॉर पार्लियामेंट्री इलेक्शंस इन एनी कॉन्स्टिट्यूएंसी? कहता क्या किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में सांसदीय चुनावों के लिए अधिक से अधिक संख्या में उम्मीदवार पर रोक लगानी चाहिए? कहता सपोज अगर किसी भी एरिया के अंदर इलेक्शंस के लिए, चुनाव के लिए काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स अगर इलेक्शन लड़ने के लिए अपना जो है नाम नामांकित करते हैं, तो उनके लिए जो है मैक्सिमम लिमिट जो है वो लगा देनी चाहिए कि हाँ इतने ही जो है उम्मीदवार या कैंडिडेट जो है इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते हैं। तो पहला क्या है आर्ग्यूमेंट इनके ऊपर, कहता हाँ ऐसा होना चाहिए। दिस विल मेक द पार्लियामेंट्री इलेक्शंस मोर मीनिंगफुल एज द वोटर्स कैन मेक अ कंसीडर्ड जजमेंट फॉर कास्टिंग देयर वोट। कहता हाँ यह संसदीय चुनावों को और अधिक सार्थक बना देगा क्योंकि मतदाता अपना वोट डालने के लिए एक विचारशील निर्णय ले सकते हैं। बिल्कुल जेन्युइन है। अगर सपोज मैं कहता हूँ किसी स्टेट से या किसी डिस्ट्रिक्ट से ही बात कर लेते हैं, इलेक्शन के लिए कोई ना कोई कैंडिडेट खड़ा होगा, सपोज हो गए 50 उम्मीदवार खड़े हैं। अब कोई ऐसा पर्सन है जिसको वोट तो डालना है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, 5-6 ऑप्शंस हैं वोट डालने के लिए। भाई किस किस को वोट दूँ, तो दिमाग ख़राब हो जाएगा ना, भाई किसको वोट दूँ, कौन बंदा ठीक है कौन सा नहीं है। अब मैंने जिसको वोट दिया वो कल को उम्मीदवार बना भी या नहीं बना, सिलेक्ट हुआ या नहीं, चुनाव जीत पाएगा या नहीं, क्लियर, कहीं मेरा वोट वेस्ट ना हो जाए। तो वो बायस्ड रहेगा चीज़ों को लेके कि वोट किसको देना चाहिए, काफ़ी अनसर्टेनिटीज आएंगी दिमाग में जाके। तो इससे क्या है, एक लिमिट बना देनी चाहिए। अगर उम्मीदवार कम होंगे तो डिसीजन लेना भी हमारे लिए क्या रहेगा, ईजी रहेगा, और सरकार के लिए भी ईजी रहेगा चीज़ों को मैनेज करना। बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। दूसरा कहता नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन अ डेमोक्रेसी एनी पर्सन फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैन कंटेस्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शंस एंड देयर शुड बी नो रिस्ट्रिक्शन। बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर जो है हमारी जो लोकतंत्र है उसमें क्या है, हर कैंडिडेट को अगर वो प्रॉपर जो है एलिजिबिलिटी जो भी क्राइटेरिया है इलेक्शन में खड़े होने के लिए, अगर उस चीज़ को वो फुलफिल कर पा रहा है, ठीक है, और वो हमारी डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंगली ही दिया गया है उस चीज़ का हक, उस चीज़ को इलेक्शन में लड़ने के लिए, तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। तो ये जेन्युइन बात की जा रही है। यहाँ पर क्या रहेगा, बोथ आर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंगली रूल है ना
कि अगर आप इस चीज़ से के लिए अप्लाई करना चाहते हो, एलिजिबल हो, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ऐसे तो कल को फिर कहीं सरकारी नौकरियां निकलेंगी, उसमें भी लिमिट रख देंगे कि जो पहले 2 लाख उम्मीदवार होंगे सिर्फ उन्हीं को ही पेपर दिलाया जाएगा। भाई एलिजिबल बाकी कैंडिडेट कहाँ जाएंगे? ठीक है, वो तो फिर भेदभाव वाली बात हो गई ना। शुड पॉलीथीन बैग्स बी बैंड इन इंडिया? कि भारत के अंदर जितने भी पॉलीथीन बैग हैं सभी पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। तो पहला क्या कहता है? नहीं, नहीं लगाना चाहिए। द पॉलीथीन बैग्स आर वेरी चीप एंड वर वेरी कन्वीनियंट। क्या आपकी स्टेटमेंट को कहीं ना कहीं लिंक करके जस्टिफाई कर रहा है? कहता नहीं, पॉलीथीन बैग जो है बहुत सस्ते होते हैं और बहुत सुविधाजनक भी होते हैं। पहले इसका रीजन तो पता करो ना, बैन क्यों किया जा रहा है। अब जो चीज़ सस्ती बिक रही है, लोगों के फायदे के लिए है, पहली बार सरकार उस चीज़ को बैन क्यों करेगी? ठीक है, वो तो पता है कि हाँ काफ़ी सुविधाजनक चीज़ है पॉलीथीन बैग, बट बैन क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं इको फ्रेंडली नहीं है, देश के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक बन चुकी है वो चीज़, तभी तो इन्होंने स्टेप उठाया है कि वो बैन करने जाएगी। बिल्कुल वैलिड पॉइंट नहीं है। यस, दैट इज़ व्हाट मैनी कंट्रीज आर डूइंग। कहता हाँ कई देश यही कर रहे हैं, अब बाकी देशों से हमें क्या लेना देना? ठीक है, बोथ आर वीक आर्गुमेंट, नाइदर नॉर, नाइदर वन नॉर टू स्ट्रॉन्ग। कंपैरिजन हुआ है, कंपैरिजन वाला क्लू आ गया ना, देखो। शुड देयर बी कंप्लीट बैन ऑन द मैन्युफैक्चरर ऑफ फायर क्रैकर्स इन इंडिया? कहता क्या भारत में पटाखों के निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए? नो, नहीं होना चाहिए। दिस विल रेंडर थाउजेंड्स ऑफ वर्कर जॉबलेस। नहीं, इससे हजारों कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे। बिल्कुल जेन्युइन पॉइंट है। ओके, काफियों का पेट लगा हुआ है भाई। यस, बैन हो जाना चाहिए। द फायर क्रैकर मैन्युफैक्चरर्स यूज्ड चाइल्ड लेबर टू अ लार्ज एक्सटेंट। हाँ, पटाखा निर्माताओं ने काफी हद तक बाल श्रम का इस्तेमाल किया है। अब चाइल्ड लेबर है, ठीक है, तो हमारी जो रूल्स बने हुए हैं, रूल जो हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंडर, कि आप चाइल्ड लेबर नहीं ले सकते हो, बट कई क्या है, लोग अपना खर्चा बनाने के लिए क्या करते हैं, बच्चों को काम पे रख लेते हैं। छोटी सी एज में 8-10 साल के बच्चों को काम रख लेते हैं, और ऐसे काफ़ी जगहें देखी भी गई हैं, तो इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा भी मिल रहा है। और बच्चों को भी होता है हाँ भाई पैसा आ रहा है, चलो मैं भी काम करता हूँ, वो भी चोरी छुपे काम करते हैं। तो कहता हाँ बैन कर ही देना चाहिए, ये बहुत गलत काम हो रहा है फिर हिंदुस्तान के अंदर। ओके, तो यहाँ पर दोनों के दोनों तर्क ही जो हैं वो ठोस हैं। शुड द गवर्नमेंट लेवाई टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम ऑल्सो? क्या सरकार को कृषि आय पर भी कर लगाना चाहिए, जो भी किसानों को आय होती है? यस, लगा देना चाहिए। दिस इज द ओनली वे टू फुलफिल गवर्नमेंट्स ऑफ कॉफर। कहता सरकारी खजाने को भरने का सिर्फ यही एक तरीका है कि कृषि इनकम पे भी क्या कर दो, टैक्स लगाना शुरू कर दो। क्या इकलौता यही एक तरीका है? नो। दूसरा कहता नहीं, 80% ऑफ आवर पॉपुलेशन लिव इन द रूरल एरियाज। नहीं, हमारी 80% आबादी जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। ये भी जेन्युइन नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है तो क्या कह सकते हैं कि सारे के सारे जितने भी हैं अब किसी मजबूरी की वजह से भी रह रहे होंगे। पहले तो 80% जनता तो बहुत ज़्यादा हो गई, इतनी तो है नहीं। आजकल सारे के सारे गांव के लोग जो हैं वो, उनके बच्चे जो हैं एजुकेटेड हो रखे हैं, वो कहीं ना कहीं शहर की तरफ भी स्विच कर रहे हैं। खेती करना हर किसी के बस की बात नहीं रही अब। ओके, जो इतनी एजुकेशन ले चुका है, बहुत ही रेयर होते हैं जो ज़मीन से जुड़ना चाहता है, खेती करना चाहता है पढ़ लिख के भी, बट वो कहीं ना कहीं चाहता है कि नहीं मुझसे नहीं खेती होने वाली, तो वो खेती करेगा नहीं, तो थक हार के क्या करेंगे, अपनी ज़मीन जो है वो लीज पे दे देंगे, किराए पे दे देंगे। ओके, तो इसका ये जेन्युइन पॉइंट नहीं है कि 80% पॉपुलेशन अगर रूरल एरियाज में रहती है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, तो एग्रीकल्चर इनकम पे भी टैक्स लगा दो। ये जस्टिफाई नहीं कर पा रहा आपकी स्टेटमेंट को, इसलिए यहां पर भी आंसर क्या रहेगा? नाइदर नोर, दोनों ही ठोस नहीं है। शुड रिलीजन बी टॉट इन अवर स्कूल्स? क्या हमारे स्कूलों में धर्म पढ़ाया जाना चाहिए? नो, नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। अवर्स इज अ सेक्युलर स्टेट। नहीं, हमारा देश जो है एक धर्म निरपेक्ष राज्य है। अच्छा, स्टेट की बात की गई है, नहीं, हमारा राज्य जो है एक धर्म निरपेक्ष राज्य है, कि हम किसी भी धर्म को के अगेंस्ट नहीं जाते। हमारे धर्म सब जो है हमारे लिए बिल्कुल समान है। तो वो तो एक एथिकल बात हो गई ना, कि हम किसी भी धर्म के विरुद्ध नहीं हैं, जो भी धर्म है हमारे लिए सारे ही सेम है। वो तो एक एथिकल बात होगी, समझदारी वाली बात होगी। तो ये इसके कहाँ जस्टिफाई कर रहा है कि रिलीजन या धर्म से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट पढ़ाया जाना चाहिए या नहीं पढ़ाया जाना? तो पढ़ने दो, इसमें क्या रहेगा? यस,
पढ़ाया जाना चाहिए। टीचिंग रिलीजन हेल्प्स इनकलकेट मोरल वैल्यूज अमंग द चिल्ड्रन, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, धर्म सिखाने से बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास होता है। क्योंकि हमारे धर्म के अंदर बहुत सी सारी चीज़ें हैं, या किसी भी धर्म में अगर बात की जाए तो जेन्युइन चीज़ें बोली गई हैं जो उनकी मोरल वैल्यूज़ हैं, क्लियर, जो उनको अपनी संस्कृति के साथ जोड़े रखती है। तो उसमें बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा किसमें, बच्चों का, क्योंकि इसमें एजुकेशन में क्या होगा, बच्चे सीखेंगे तभी वो अपनी मोरल वैल्यूज़ जो है अपने बच्चों को प्रोवाइड कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ दूसरे ही तर्क जो है वो मजबूत है, ठोस है। देखो कितने सिंपल लेवल वाले क्वेश्चंस हैं, पर अंडरस्टैंड करो सिर्फ स्टेटमेंट को। ये बहुत इजी लेवल का रहेगा, फ्री के नंबर देगा आर्ग्यूमेंट अगर टॉपिक अगर आपको एग्जाम में पूछा भी गया तो। आर मैरिजेस बेस्ड ऑन वेल मैच्ड हॉरोस्कोप्स मोर सक्सेसफुल देन द अदर मैरिजेस? कहता क्या अच्छी तरह से मेल खाने वाली कुंडली पर आधारित विवाह अन्य विवाहों की तुलना में अधिक सफल होते हैं? आजकल कुंडली मैचिंग वाला काफी ट्रेंड चला हुआ है ना। आर्ग्यूमेंट, पहला तर्क क्या है, हाँ ज्यादा लाभदायक होते हैं। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ रिफ्ट्स और अप्स एंड डाउन्स एज द हॉरोस्कोप्स हैव ऑलरेडी बीन स्टडीड वेल। कहता हाँ इसमें दरार या उतार चढ़ाव की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि कुंडली का पहले ही अच्छी तरह से अध्ययन किया जा चुका है। मतलब कुंडली प्रॉपरली मैच हो रखी है, 36 में से 30 गुण मिलते हैं, कोई भी दोष नहीं है, कुछ नहीं है। कल को जाके थोड़े टाइम बाद पता चलता है कि हस्बैंड वाइफ में डाइवोर्स हो रखा है। भाई 36 में से 30 गुण मिलते थे, कुंडली सब कुछ मैच हो रहा था, हॉरोस्कोप एन बढ़िया चल रहा था, फिर तलाक क्यों हो गया? काफ़ी इंसिडेंट सुनते हो ना आप, देश के अंदर पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो इसका यही एक तरीका नहीं है कि हाँ हॉरोस्कोप अच्छी तरह से हो गया, मैच हो रहे थे गुण वगैरह, कुंडली मैच भी हो गई, तो उसकी संभावना बिल्कुल भी होती नहीं है। पॉसिबिलिटीज होती हैं, ऐसी सिचुएशन काफ़ी देखने को मिलती हैं। दिमाग घूमने का कौन सा पता लगता है? नो, ऐसा नहीं होता। सच मैरिजेस आर रेदर डल, कहती नहीं ऐसी शादियां नीरस होती हैं। ऐसा भी नहीं है कि अरेंज मैरिजेस जो हैं वो जो हॉरोस्कोप मैच के कुंडली मिलान वगैरह करके वो नीरस होती हैं, उनमें इंजॉयमेंट ही नहीं होता। होता है भाई, ये तो गलत ही हो गया ना इस चीज़ के। तो बोथ आर वीक आर्ग्यूमेंट्स, दोनों के दोनों ही क्या है, ठोस नहीं है। इज द गवर्नमेंट जस्टिफाइड इन स्पेंडिंग सो मच ऑन डिफेंस? क्या सरकार का रक्षा पर इतना खर्च करना उचित है? अब आपको भी पता है कि सरकार जो है डिफेंस चीज़ों को लेके, डिफेंस के अंदर सेक्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा खर्चा कर रही है, काफ़ी ज़्यादा पर्सोनल्स भी हैं। अगर आर्मी में की बात करें, इंडियन आर्मी की बात करें, काफ़ी ज़्यादा फाइटर जेट्स वगैरह भी वो परचेज कर रही है अदर कंट्रीज़ के साथ, तो बहुत ज़्यादा खर्चा कर रही है। तो इतना खर्चा करना क्या उचित है? तो इसके ऊपर क्या क्या तर्क दिए जा रहे हैं? पहला कहता है यस उचित है, सेफ्टी ऑफ द कंट्रीज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस, कहता हाँ देश की सुरक्षा जो है वो सर्वोपरि है, बिल्कुल ठीक है, देश है तभी तो हम हैं। नो, उचित नहीं है, ड्यूरिंग पीस दिस मनी कुड बी यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, कहता नहीं शांति के दौरान इस पैसे का इस्तेमाल देश के विकास के लिए किया जा सकता है। ये बिल्कुल गलत हो गया। मतलब कि अगर देश में लगता है शांति है, चलो अगर आप कहीं ना कहीं डिफेंस सेक्टर में खर्च करना चाहते हैं, इसको छोड़ो, अभी तो शांति बनी हुई है, हम कहीं और खर्च कर लेते हैं। अगर बाय चांस कोई इमरजेंसी पड़ गई तो जो हमारे अगेंस्ट हैं कंट्रीज, वो कौन सा पूछ के हमारे ऊपर आक्रमण करेंगी? हाँ भी हम आपके इतने सैनिकों को मारने जा रहे हैं, अटेंटिव हो जाओ, बच्चों वाली बात हो गई ना। तो ये जस्टिफाइड नहीं है। कोई भी देश शांत तभी रहेगा अगर उसको बाकी कंट्रीज से कोई भी खतरा ना हो। क्या ऐसा होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो आंसर रहेगा इसमें ओनली वन स्ट्रॉन्ग। जेन्युइन चीजें सोचनी है, लॉजिकल पॉइंट डिड्यूस करके लेके आना है। शुड चिल्ड्रन बी लीगली मेड रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर ऑफ देयर पेरेंट्स ड्यूरिंग देयर ओल्ड एज? क्या बच्चों को उनके बुढ़ापे के दौरान अपने माता पिता की देखभाल करने के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए? जेन्युइन क्वेश्चन है वैसे ये, और काफी इंटरेस्टिंग है। यस, बिल्कुल बनाना चाहिए। सच मैटर कैन ओनली बी सॉल्व्ड बाय द लीगल मीन्स, हाँ ऐसे मामले को कानूनी तरीकों से ही सुलझाया जा सकता है। इधर ओनली वर्ड लिखा है, हाँ ठीक है, हाँ ऐसे मामले को कानूनी तरीकों से ही सुलझाया जा सकता है। अब देखो, अगर किसी भी पर्सन के माँ बाप काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? अपने बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट है ना। अब बच्चे अगर उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते, वो बेचारे कहाँ जाएंगे? काम वो कर नहीं सकते, इतनी एज हो रखी है उनकी, क्लियर। तो ऐसी सिचुएशंस को कैसे सुलझाया जा सकता है? कानूनी तरीकों से ही सुलझाया जा सकता है।
ओनली बी सोल्ड इधर भी है, वैसे ये भी जेन्युइन है इधर देखा जाए तो पॉइंट। ओके, जरूरी नहीं है कि ओनली टर्म आई तो ये इग्नोर ही करोगे, वीक आर्ग्यूमेंट में आएगा, बिल्कुल जेन्युइन पॉइंट बोला जा रहा है। यस, ओनली दिस विल ब्रिंग सम रिलीफ टू द पुअर पेरेंट्स, यहाँ इससे ही गरीब माता पिता को थोड़ी राहत मिलेगी। अब यहां पर तो फिर से पर्टिकुलरली किसकी बात की जा रही है, पुअर पेरेंट्स की। जो पुअर नहीं है माता पिता किसी भी बच्चे के, वो कहाँ जाएंगे फिर, उनके लिए सही है चीज, ये तो गलत होगा ना फिर बात, कंपैरिजंस हो गए फिर तो। यहां पर तो सिर्फ पुअर पेरेंट्स की बात ही नहीं हुई, ओवरऑल पेरेंट्स की बात हुई है। ओके, शुड आर्टिकल्स ऑफ द ओनली डिजर्विंग ऑथर्स बी अलाउड टू बी पब्लिश्ड, क्या केवल योग्य लेखकों के ही लेखों को प्रकाशित करने की अनुमति दी जानी चाहिए? जो योग्य होगा उसका आर्टिकल ही न्यूज़पेपर में पब्लिश किया जाएगा, जो डिजर्विंग नहीं है उसके नहीं पब्लिश किए जाएंगे। क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यस, इट विल सेव अ लॉट ऑफ पेपर विच इज इन शॉर्ट सप्लाई। पेपर की कहाँ बात हुई है कि वो शॉर्ट सप्लाई में है या नहीं है? बात तो डिजर्विंग और नॉट डिजर्विंग ऑथर की हो रही है ना, पेपर की तो बात ही नहीं हुई है कि पेपर बच जाएगा काफ़ी ज़्यादा। पेपर तो वैसे भी वेस्ट हो रहा है, और मोर ओवर आजकल भी किसका युग है, पेपरलेस चीज़ों का युग आ गया है ना। नो, नहीं होना चाहिए। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ अ लाइन बिटवीन द डिजर्विंग एंड अनडिजर्विंग, कहता नहीं, योग्य और अयोग्य के बीच एक रेखा खींचना संभव नहीं है। बिल्कुल ठीक है, आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि वो डिजर्विंग है वो नॉन डिजर्विंग है? डिपेंड करेगा ना, उसने जो चीज़ें लिखी हैं अपने एक्सपीरियंस से लिखी हैं। तो यहाँ पर कोई जज करने वाला नहीं होना चाहिए कि हाँ भी तू डिजर्विंग है तू नॉन डिजर्विंग है। एक पर्सन के ओपिनियन थोड़ा मैटर करेंगे। तो बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, इसलिए आंसर करेगा सिर्फ दूसरा तर्क ही ज़्यादा ठोस है या मजबूत है। शुड द कंजम्पशन ऑफ एरेटेड ड्रिंक्स बी बैंड इन इंडिया, कहता भारत में जितने भी वातित पेय के सेवन पर प्रतिबंध लगा देने चाहिए। एरेटेड ड्रिंक्स कौन सी होती हैं? जितने भी आप सॉफ्ट ड्रिंक्स यूज करते हैं ना, पेप्सी, कोक, 7 अप, ठीक है, एनर्जी ड्रिंक्स भी आ रखी हैं काफी, क्या उन सभी पे प्रतिबंध लगा देना चाहिए? दिस इज द ओनली वे टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ एक्सपोजिंग पीपल टू सम डिसीज, कहता लोगों को कुछ बीमारियों के संपर्क में आने के जोखिम को कम करने का यही एकमात्र तरीका है, इकलौता यही एक तरीका है कि एरेटेड ड्रिंक्स बैन कर दो। अब जो लोग एरेटेड ड्रिंक्स, ऐसी सॉफ्ट ड्रिंक्स का सेवन नहीं करते हैं, क्या उनमें बीमारियां नहीं फैल रही हैं? इकलौता यही एक तरीका थोड़ा है, वन ऑफ द वेज हो सकता है, काफी वेज में से एक रास्ता ये भी है कि बैन कर दो। दिस इज द ओनली वे, इकलौता यही एक तरीका है, वो जस्टिफाई नहीं हो रहा। देयर इज नो कंफर्म्ड एविडेंस दैट सच प्रोडक्ट्स हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी, कहता इस बात का कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है कि ऐसे उत्पादों का मानव शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये जेन्युइन पॉइंट है। क्यों? हम ऐसी चीजों को बैन तो तभी करेंगे ना अगर हमें लगेगा कि काफी ज्यादा नुकसानदेही है मानव शरीर के लिए। हेल्दी नहीं है वो अलग बात है, इतनी ज्यादा नुकसानदेही भी नहीं है। अगर होती तो आज तक क्यों बिक रही है? मतलब इतनी ज्यादा नुकसानदायक नहीं है, सरकार को नहीं लग रहा, तभी तो ये बिक रही है देश के अंदर। ओके, तो ये वैलिड पॉइंट है, इसलिए यहां पर भी आंसर करेगा ओनली। आर्ग्यूमेंट 2 इज स्ट्रॉन्ग, सिर्फ दूसरा ही ठोस है। शुड स्कूल्स इन इंडिया हैव ओनली वन बोर्ड ऑफ एजुकेशन, क्या भारत में स्कूलों में केवल एक ही शिक्षा बोर्ड होना चाहिए? जैसे हर स्टेट का बोर्ड अलग होता है, ऐसे ही सीबीएसई बोर्ड भी है, फिर उससे हायर आईसीएसई बोर्ड भी है। काफ़ी ज़्यादा ओपन यूनिवर्सिटीज़ भी खुली हुई हैं, उनकी भी अलग से बोर्ड ओपन हो रखा है। क्या सभी की जगह एक ही बोर्ड एजुकेशन होनी चाहिए या नहीं? इसके बारे में बात की जा रही है। यस, इट विल क्रिएट अ यूनिफॉर्मिटी एंड इक्वालिटी इन एजुकेशन, हाँ यह शिक्षा में एक रूपता और समानता पैदा करेगा। बिल्कुल, नहीं तो फिर कंपैरिजंस होते हैं ना, भाई तू तो स्टेट बोर्ड से पढ़ा हुआ है, मैं तो सेंट्रल बोर्ड से पढ़ा हूँ, सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रखा हूँ, तो मेरे में नॉलेज ज़्यादा है, तो फिर वो कहीं ना कहीं कंपैरिजंस करते हैं बच्चे आपस में। ये मैटर नहीं करेगा। तो इससे क्या होगा, अगर एक सिंगल बोर्ड होगा ना तो उसमें यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी और एजुकेशन में भी इक्वलिटी रहेगी, प्रॉपर समानता रहेगी। जो भी टारगेट्स या गोल्स सेट होंगे, कुछ भी होगा, तो एक सभी कैंडिडेट्स के लिए समान रहेगा, कंपैरिजंस नहीं होंगे उस चीज़ को लेके। दूसरा क्या कहता है, नो इट विल रिड्यूस चांसेस ऑफ देयर क्वालिटी एजुकेशन और एंड ऑफ में अफेक्ट लिटरेसी रेट, कहता नहीं यह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की संभावना को कम करेगा और साक्षरता दर को प्रभावित कर सकता है। ये जेन्युइन पॉइंट है ये भी। इससे क्या होगा, गुणवत्ता जो है शिक्षा की एक तो वो कम कर सकता है। मतलब कि अगर हम एक सिंगल बोर्ड रख देते हैं,
अब कुछ एक स्टूडेंट ऐसे हैं जो उन चीज़ों को इजीली ग्रैस्प कर पा रहे हैं, मतलब उनको हायर एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है, मतलब वो टफ चीज़ों को भी आसानी से समझ पा रहे हैं, बट करवाई जा रही हैं एक सिंगल बोर्ड के माध्यम से नॉर्मल चीज़ें। तो उससे क्या होगा, जो उनमें क्वालिटीज़ हैं हम उसको दबा रहे हैं ना कहीं उसकी ग्रोथ ही नहीं हो पा रही। या एक दूसरे वे से देखा जाए, एक ऐसा कैंडिडेट है जो हायर चीज़ों को, जो सिंगल बोर्ड अगर हम रख भी देते हैं, वो हायर लेवल पे एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो उससे क्या होगा, जो कमज़ोर वर्ग का कैंडिडेट है ना, जिसको चीज़ें इजीली समझ में नहीं आती, हम उसको फोर्सफुली पढ़ाए जा रहे हैं, उसके दिमाग में ठोस रहे हैं बातें, वो पढ़ ही नहीं पा रहा, समझ ही नहीं पा रहा, तो ज़बरदस्ती करने का क्या फ़ायदा है। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, फिर लिटरेसी रेट में इस चीज़ का इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर, लोग कम पढ़े लिखे होंगे फिर उस चीज़ की वजह से। तो ये जेन्युइन पॉइंट ये भी है, ठीक है। तो यहां पर आंसर जो है दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए बिल्कुल जेन्युइन था, दोनों के दोनों तर्क जो है वो ठोस भी हैं। शुड गवर्नमेंट स्टॉप स्पेंडिंग ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मनी ऑन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स? क्या सरकार को अंतरराष्ट्रीय खेलों पर भारी मात्रा में पैसा खर्च करना बंद कर देना चाहिए? यस, बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। दिस मनी कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर। कहता हाँ, इस पैसे का उपयोग गरीबों के उत्थान के लिए किया जा सकता है। तो फिर बाकी सेक्टर्स क्यों नहीं देखते हो आप? ज़रूरी यही एक सेक्टर है कि आप जितने भी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में बढ़ावा दे रहे हैं कि आप सिर्फ खर्चा ही कर रहे हो, क्या उससे आप कमाते नहीं हो? हाँ, मैंने खर्चा ही किया, मैं तो कमा ही नहीं रहा हूँ इससे। इनकम भी तो होती है ना फिर सरकार को ऐसी चीज़ों से। सपोज आप क्रिकेट का मैच देखने जा रहे हो, क्लियर, तो सरकार को भी कहीं ना कहीं जो वो है टैक्स मिलता है ना उस चीज़ को लेके। अगर सरकार खर्च रही है तो सरकार को बदले में मिलते भी हैं चीज़ें। दूसरा क्या कहता है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सन्स विल बी फ्रस्ट्रेटेड एंड विल नॉट गेट इंटरनेशनल एक्सपोजर। कहता नहीं, खिलाड़ी निराश होंगे और उन्हें जो है अंतर्राष्ट्रीय अनुभव नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली बात है, अगर उस स्पोर्ट्स पर्सन को फैसिलिटीज ही प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं होंगी तो वो कैसे compete कर पाएगा बाहर के जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनके साथ? वो तो उसकी एक लिमिट हो जाएगी ना, एक एरिया के अंदर ही compete कर पा रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे तो कर ही नहीं पा रहा। और आप भी देख रहे हैं ईयर बाय ईयर जो है काफ़ी स्पोर्ट्समैन जो हैं उभर के बाहर आ रहे हैं। पहले सिनेरियो जो था आज से 30-40 साल पहले और अब का सिनेरियो, बहुत ज़्यादा एथलीट जो है वो भारत के निकल के आ रहे हैं और भारत का नाम भी रोशन कर रहे हैं। आपको सभी को ही पता है, मैं अकेले अकेले पर्सन का नाम नहीं लूंगा, ठीक है। तो ये जेन्युइन पॉइंट है। आंसर वुड बी ओनली सेकंड इज स्ट्रॉन्ग। शुड ऑल beggars ऑन द रोड्स इन द बिग सिटीज इन इंडिया बी फोर्सबली सेंट टू विलेजेस? कहता भारत के जितने भी बड़े शहरों में सड़कों पर भिखारियों को जबरन गांवों में भेज देना चाहिए। आपने भी देखा है कि हर शहर में, हर चौक पे, कहीं ना कहीं, हर क्रॉसिंग पे क्या है, भिखारी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बेगर्स, भीख मांगने वाले। क्या उनको क्या कर देना चाहिए, सिर्फ जो बड़े शहरों में हैं, क्या उनको फोर्सफुली गांव में भेज देना चाहिए? पहला कहता नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, दिस इज ग्रोसली अनफेयर एंड दीज पीपल विल डाई ऑफ हंगर इफ दे आर सेंट टू विलेजेस। कहता नहीं, यह घोर अन्याय है और अगर इन लोगों को गांव में भेजा गया तो वो क्या करेंगे, भूख से मर जाएंगे। अब बेचारों के पास काम नहीं है, मजबूरी में आके तभी तो वो भीख मांग रहे हैं, या वो काम नहीं करना चाहते हैं, बट उनको जीने के लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें तो चाहिए, डेली बेसिक चीज़ें तो चाहिए ना। तो अगर ऐसा कर देंगे, वो गांव में जाके क्या करेंगे, भूखे मर जाएंगे बेचारे, तो उनके लिए तो अनफेयर होगी ना चीज़। ये जेन्युइन है, उनके बारे में सोचा जा रहा है। कहता यस, उनको वापस घर भेज देना चाहिए। दीज पीपल क्रिएट अ बैड इंप्रेशन ऑफ अवर कंट्री इन द आइज ऑफ द फॉरनर्स हु विजिट अवर कंट्री एंड हैंस शुड बी रिमूव्ड। कहता हाँ, ये लोग हमारे देश में आने वाले विदेशियों की नज़र में हमारे देश की खराब छवि बनाते हैं और इसलिए उन्हें हटा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो विदेश से लोग आ रहे हैं, क्या उनके विदेश में जहां पर भी वो रहते हैं वहां भिखारी नहीं होंगे, बैगर्स नहीं होंगे? हर कंट्री में है। क्लियर, मतलब अपनी छवि ना खराब हो इसलिए उनको क्या कर देना चाहिए, उन शहरों से भगा देना चाहिए। और मोर ओवर यहां पर बड़े शहरों की बात की गई है, क्या आप बैगर्स की लिमिट को कभी रोक सकते हो? इतना क्राउडेड सेक्टर है ना इनकी, जो अगर मैं बात करूं, बैगर्स जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, इनकी आप काउंटिंग कभी ख़त्म ही नहीं कर सकते। इनको भेज दोगे और चले आएंगे फिर शहर के अंदर, भाई इधर वैकेंसी निकली है बैगर्स की, चलो वहाँ चलते हैं, यहाँ बहुत काम होएगा, ठीक है। तो ये जस्टिफाइड नहीं है, ये वाला पॉइंट, ये गलत हो गया। ओनली वन इज स्ट्रॉन्ग। चलो जी,
ये था हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन का लेवल देख के ही पता चल गया, और इसी लेवल के ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बिल्कुल बेसिक लेवल का आएगा, टेंशन नहीं लेनी है, रिलैक्स होकर स्टेटमेंट को समझो और क्वेश्चन के आंसर दो। ओके, तो ट्राई ज़रूर करो। जब भी आपको क्वेश्चन दिखे प्रैक्टिस के दौरान ट्राई ज़रूर करो, कॉन्फिडेंस तभी बूस्टअप होगा, तभी आप डिसीजन ले पाएंगे एग्जाम के अंदर कि ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है या नहीं करना। ओके, लॉजिकल एबिलिटी आपकी ही इंक्रीज होगी, अकेले इसमें नहीं, सभी चैप्टर्स इसकी तरह जो भी हैं हर एक में आपको हेल्प मिलेगी। तो चलिए अब जल्दी ही मिलेंगे अब अगले सेशन के साथ। टेक केयर।